तो नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर, सीटेट प्रीवियस ईयर 20 दिसंबर 2021। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत विषय पर आधारित जो हमारे 15 नंबर के प्रश्न आते हैं पेडागॉजी के। तो हम लोग पेडागॉजी के प्रश्नों की बात करेंगे इस क्लास में। चलते हैं, पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए इसके पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में इसका जो हमारा अपठित वाला भाग था, जो अपठित गद्यांश आता है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। उस पर आधारित हम लोगों ने 15 प्रश्न हल कर लिए थे। तो उन 15 प्रश्नों के बाद आगे जो प्रश्न संख्या 16 से लेकर प्रश्न संख्या 30 तक जो हमारे पेडागॉजी के 15 प्रश्न हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षकाय निम्नलिखितेषु, भाषा शिक्षकाय मतलब भाषा शिक्षक के लिए निम्नलिखितेषु निम्नलिखित में से कह विधि सर्वोत्कृष्टा अस्ति। भाषा शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्कृष्ट है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि कौन सी विधि उत्कृष्ट है, आपसे ये नहीं पूछा गया कि कौन सी विधि उत्कृष्ट है, बल्कि आपसे पूछा गया है सर्व उत्कृष्ट। सर्व उत्कृष्ट का मतलब क्या है, सबसे उत्कृष्ट। सर्वधन उत्कृष्ट मिलकर के गुण संधि होगी तो क्या बना, सर्वोत्कृष्ट। ठीक है, प्रश्न के अंतर्गत आए हुए शब्दों पर ध्यान दीजिए तो आपको उत्तर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपका प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षक के लिए निम्नलिखितेषु निम्नलिखित में से कह विधि, कौन सी विधि सर्वोत्कृष्टास्ति। सर्वोत्कृष्टास्ति का मतलब है कि सबसे उत्कृष्ट, सबसे उत्तम। कैसी, तो सबसे उत्तम। कैसी, तो सबसे उत्तम विधि कौन सी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो विधियां हैं कहीं ना कहीं सारी विधियां उत्तम हैं, लेकिन इन सभी उत्तम विधियों में से जो सबसे उत्तम विधि है वो हमें लिखनी है। तो पहला है, भाषण काले एव तेन छात्रा संशोधितव्या। अगर कोई बच्चा बोलते समय त्रुटि कर रहा है, गलती कर रहा है, अशुद्धि कर रहा है, तो उसके भाषण काल में ही, उसके बोलते समय ही अध्यापक को उस छात्र के द्वारा की गई गलतियों का संशोधन कर देना चाहिए, उन गलतियों को दूर कर देना चाहिए। बिल्कुल बात सही है भाई, तुरंत गलतियां दूर कर देंगे, हो सकता है बाद में भूल जाएं, तो तरीका ये सही है। अगला है, संशोधन से कार्यम संपूर्ण कक्षाया क्रियाकलाप रूपे कर्तव्यम। जो संशोधन का कार्य है, जो गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, उनको सही करने का जो कार्य है वो संपूर्ण कक्षा के क्रियाकलाप के रूप में कर्तव्यम करना चाहिए। एन छात्राः पुनः त्रुटि न कुर्युः, जिससे छात्र दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प है, छात्राणाम त्रुटिनाम संशोधनम कदापि न करणीयम। ये गलत बात है। क्या छात्र अगर गलती कर रहा है तो उसकी गलतियों को कभी सुधारना नहीं चाहिए? बिल्कुल सुधारना चाहिए, क्योंकि गलतियां हम नहीं सुधारेंगे तो फिर बच्चा गलती करता रहेगा और वो गलतियां उसकी आदत बन जाएंगी, और जो आदत बन जाती वो कभी दूर नहीं होती, कभी सुधरती नहीं है। इसलिए ये कथन तो गलत है। देखिए ये कथन भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये कथन क्या है, गलत है। ये जो आपका तीसरा कथन है ये क्या है, गलत है। आपसे प्रश्न कह रहा है कि सबसे उत्तम कथन कौन सा, सबसे उचित कथन कौन सा है। तो हमने 3 कथन पढ़े, जिसमें से 2 सही हैं और एक क्या है, गलत है। चौथा देखते हैं, अध्यापकस्य कर्तव्यम। अध्यापक का कर्तव्य होता है, अध्यापक का ये दायित्व होता है कि त्रुटि नाम विश्लेषणम कुर्यात। उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले त्रुटियों का, गलतियों का, अशुद्धियों का विश्लेषण करना चाहिए। उसके बाद तासाम प्रकारम जानीयात। उन गलतियों का प्रकार क्या है, वर्ण के उच्चारण से संबंधित गलतियां हैं कि जो है समास से संबंधित है, संधि से संबंधित है, वर्तनी से संबंधित हैं। किस प्रकार की गलती है उसके प्रकार को जानना चाहिए। तदा त्रुटि नाम क्षेत्रम स्पष्टम कृत्वा पुनः अध्यापयेत। फिर बच्चों के सामने उस त्रुटि का जो क्षेत्र है, मतलब किससे संबंधित गलती है, अगर गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो सही शब्द क्या होगा, ये बच्चों के सामने स्पष्ट करना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखें ये तीनों विकल्प सही हैं, लेकिन यहाँ केवल कहा जा रहा है कि बच्चा जब बोल रहा हो तुरंत गलती सुधार देनी चाहिए। दूसरा विकल्प कह रहा है कि क्रियाकलाप के रूप में गलतियों को सुधारना चाहिए। लेकिन सबसे उत्तम यह है कि पहले हम गलतियों का विश्लेषण करें कि क्या गलती हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उस गलती का क्षेत्र क्या है, वर्ण से संबंधित है कि शब्द से संबंधित है कि वाक्य से संबंधित है, और उसके क्षेत्र को स्पष्ट करके पुनः पढ़ाना चाहिए। इसलिए अभी आपका चौथा विकल्प सबसे सही विकल्प हो जाएगा। और यही आपका प्रश्न कह रहा है कि सर्वोत्कृष्ट विधि कौन सी है, सबसे अच्छी विधि कौन सी है। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है श्रवण पद्धत्या भाषा शिक्षणसी। श्रवण पद्धति के द्वारा भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में श्रवण पद्धति के द्वारा भाषा शिक्षण मतलब यह है कि सुनने से संबंधित श्रवण कौशल के द्वारा जो भाषा शिक्षण होता है उसकी प्रक्रिया में निम्नलिखिते विशेषम बलम दत्तम, उसकी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से विशेष रूप से बल देना चाहिए। तो समझिए सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न किसकी बात कर रहा है? श्रवण कौशल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? श्रवण कौशल की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि श्रवण कौशल की पद्धति के द्वारा मतलब सुनने के द्वारा शिक्षण भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से विशेष बल देना चाहिए। भाषा वास्तविक जीवनस्य प्रसंगे आनयनम, भाषा को वास्तविक जीवन के प्रसंग में लाना चाहिए। मतलब जो भाषा बच्चा सीख रहा है उस भाषा को सुन करके सीख रहा है तो उस भाषा को वो अपने व्यावहारिक जीवन में उतार सके। जो भाषा विद्यालय में सीख रहा है पढ़ रहा है उसको अपने व्यावहारिक जीवन में उतार सके, उसके अनुसार अपना आचरण कर सके। मतलब किसी दुकानदार से उसी भाषा में बात कर सके, रिक्शे वाले से उसी भाषा में बात कर सके, या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से उसी भाषा में बात कर सके। कहने का मतलब यह है कि उसी भाषा को वो अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग उसका कर सके। दूसरा है भाषा स्वरूपे परिवर्तयितुम भ्रशम अभ्यास करणम, भाषा के स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए भ्रशम मतलब बहुत अधिक अभ्यास करना चाहिए। लक्ष्य भाषायाः एव प्रयोगः मातृभाषायाः त्यागः च, बच्चे को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, मतलब द्वितीय भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, मातृभाषा का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा है लक्ष्य भाषायाः अनुवादः, लक्ष्य भाषा का अनुवाद करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है श्रवण पद्धति के द्वारा भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से विशेष बल देना चाहिए। तो भाषा को वास्तविक जीवन के प्रसंग में लाना चाहिए। मतलब यह है कि जो भाषा बच्चा विद्यालय में सीख रहा है उस भाषा का बच्चा अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके। पहला विकल्प यहाँ पर आपका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है भाषा शिक्षक रूपे अस्माभिः, भाषा शिक्षक के रूप में, भाषा शिक्षक रूपे, भाषा शिक्षक के रूप में अस्माभिः हमारे द्वारा साफल्येन शब्दकोशस्य प्रयोगः कर्तव्यः, सफलता पूर्वक शब्दकोश का प्रयोग करना चाहिए। शब्दकोशस्य प्रयोगम प्रोत्साहितुं निम्नलिखितेषु कः विधि समीचीना अस्ति, शब्दकोश के प्रयोग में प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी विधि समीचीन है, मतलब उत्तम है या सही है। समीचीन का मतलब क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए, नोट कर लीजिए। समीचीन का मतलब होता है उपयुक्त। समीचीन का मतलब क्या होता है? उपयुक्त। उपयुक्त मतलब सही, सही मतलब उचित। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा शिक्षक रूपे, आप भाषा के शिक्षक हैं और एक भाषा शिक्षक के रूप में अस्माभिः हमारे द्वारा साफल्येन सफलता पूर्वक शब्दकोशस्य प्रयोगः कर्तव्यः, हम भाषा शिक्षक के रूप में सफलता पूर्वक शब्दकोश का प्रयोग करें। शब्दकोशस्य प्रयोगम प्रोत्साहितुम, और शब्दकोश का प्रयोग करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखितेषु कः विधि समीचीना अस्ति, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समीचीन है, उत्तम है। तो भाषायाः अंगानाम अन्वेषणम, भाषा के अंगों का अन्वेषण करना चाहिए। भाषा के अंग क्या होते हैं? तो भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो क्या इन अंगों का वहाँ पर
अन्वेषण करना चाहिए, खोजना चाहिए। तो देखिए वहां पर आपको शब्दकोश में वर्ण शब्द विचार तो मिलेगा, शब्द संपदा तो मिलेगी, ना तो वर्ण विचार मिलेगा ना वाक्य विचार मिलेगा। तो ये कथन कहीं ना कहीं उपयुक्त नहीं है। संदर्भानुकूलम शब्दार्थ से चयनम, हमें शब्दकोश में शब्दार्थ, शब्द का अर्थ ढूंढना तो चाहिए, लेकिन संदर्भ के अनुसार ही अर्थ का चयन करना चाहिए। तीसरा है शब्द से उच्चारण ज्ञानम, तो भाई शब्दकोश में शब्द के अर्थ को ढूंढने का मतलब है कि उसका अर्थ जानना है, ना कि उच्चारण करना है ना, इसलिए यह भी उपयुक्त नहीं है। प्रत्येकम नवीन शब्दाय अध्यापक उपगमनम, प्रत्येक नवीन शब्द को जानने के लिए अध्यापक के पास जाना चाहिए। कोई भी नया शब्द आपके पास आए तुरंत आप कहाँ पहुंचिए? अध्यापक के पास पूछिए, भाई इसका अर्थ क्या है, क्या ये प्रक्रिया सही है? नहीं, गलत है। सही उत्तर क्या है? संदर्भानुकूलम शब्दार्थ से चयनम। अब समझ लीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बी विकल्प सही है, संदर्भानुकूलम शब्दार्थ से चयनम। ये विकल्प कह रहा है कि बच्चों को शब्दकोश देखने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन कैसे प्रोत्साहित करें, क्या प्रोत्साहित करें, क्या उनको हम बताएं? तो उनको हम बताएं कि हमारी जो व्याकरण है, चाहे हिंदी की व्याकरण हो, संस्कृत की व्याकरण हो, हमारी व्याकरण में शब्द एकार्थी भी होते हैं, अनेकार्थी भी होते हैं। हमें शब्द का अर्थ कैसे चुनना है? तो हमें संदर्भ के अनुसार ही शब्द के अर्थ का चयन करना है। मान लेते हैं जल अर्थ, जल शब्द का हमें अर्थ ढूंढना था। जल शब्द का अर्थ क्या होता है? जल शब्द का अर्थ जानने के लिए हमने किसको खोला? शब्दकोश को खोला। और जल शब्द का अर्थ वहां पर एक तो पानी भी होता है, एक क्या होता है? ईर्ष्या भी होता है, और एक क्या होता है? तो जलने की क्रिया भी होता है। ठीक है, अब ये तीन अर्थ हमको मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? हमारे शब्दकोश में। हम इनमें से किसको प्रयोग में लाएंगे? तो जो संदर्भ है, मान लेते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इस संदर्भ में मछली जल की रानी है। इस संदर्भ में अगर हम जल शब्द का अर्थ खोज रहे हैं तो संदर्भ के अनुसार हमारा अर्थ क्या होगा? पानी हो जाएगा। अगर हम इस अर्थ में ढूंढ रहे हैं कि हमारी नई गाड़ी, हमारा नया घर, हमारा नया मकान देख करके पड़ोसी जल गया, तो इस संदर्भ में जल गया, जल का मतलब क्या होगा? ईर्ष्या होगा। अगर हम ये वाक्य पढ़कर आए हैं कि सुबह गर्म चाय से मैं जल गया, और इस वाक्य में जल का मतलब ढूंढना है, तो क्या होगा? जलने की क्रिया होगा। मतलब ये है कि जो संदर्भ है, जहां हमने शब्द को पढ़ा है, वो शब्द जो था उसका संदर्भ क्या था, किस संदर्भ में उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसी संदर्भ में हमें शब्द के अर्थ को ढूंढना चाहिए, उसका चयन करना चाहिए। बी विकल्प आपका सबसे उत्तम विकल्प है। यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। निम्नलिखितेषु प्रामाणिक श्रवणस्य किम उदाहरणम। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रामाणिक श्रवण का किम उदाहरणम, क्या उदाहरण है? अब देखिए बात किसकी की जा रही है? श्रवण की जा रही है। बात किसकी कर रहे हैं? श्रवण की कर रहे हैं। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना होता है। और सुनने में भी कैसे सुनने की बात कर रहे हैं? प्रामाणिक। अब ये प्रामाणिक श्रवण क्या होता है? तो निम्नलिखित में से प्रामाणिक श्रवण का क्या उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? उच्चैः पाठनम, ऊंचे स्वर में पढ़ना। तो भाई पढ़ना तो हमारा पठन कौशल है, और प्रश्न किस कौशल की बात कर रहा है? प्रामाणिक श्रवण की। प्रश्न हमसे कह रहा है श्रवण के विषय में, और पहला विकल्प किसकी बात कर रहा है? पठन कौशल की। इसका मतलब पहला विकल्प गलत है। दूसरा है कथा श्रवणम, कथा को सुनना, हाँ ये विकल्प सही हो सकता है। तीसरा है रेडियो प्रसारणम, रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को सुनना, यह भी सही हो सकता है। अब हम बात करते हैं गायनम की। तो देखिए गायन क्या होता है? हम जब पठन कौशल की बात करते हैं वहां पर गद्य होता है, जो कहानी होती है उसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन कोई गीत है, कोई कविता है, उसको हम लोग गाते हैं। तो ये गायन भी जो है ये कहीं ना कहीं किससे जुड़ा है? पठन कौशल से जुड़ा है। इसलिए आपके यहां पर आए हुए दो विकल्प तो सरासर क्या हो गए? गलत हो गए। अब प्रामाणिक श्रवण की बात कर रहा है, कथा सुनना क्या प्रामाणिक श्रवण है? रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुनना क्या प्रामाणिक श्रवण है? तो देखिए जो कहानियां होती हैं, कथाएं होती हैं, कविताएं होती हैं, वो कल्पना प्रसूत भी होती हैं, कुछ वास्तविक भी होती हैं, कुछ कल्पना प्रसूत भी होती हैं, कल्पनाओं पर आधारित होती हैं। तो कहीं ना कहीं कथा को सुनना हमारा प्रामाणिक श्रवण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहानियां हमारी कल्पना प्रसूत भी होती हैं, वास्तविकता भी होती है, और कुछ उसमें लेखक
लेखक अपनी कल्पनाओं को भी जोड़ता है, इसलिए ये प्रामाणिक नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं रेडियो पर समाचार सुन रहे हैं, कोई जानकारी आपको रेडियो पर प्राप्त हो रही है, इसका मतलब है वो आपकी प्रामाणिक जानकारी है, वो आपका प्रामाणिक श्रवण हो रहा है, क्योंकि रेडियो पर, टीवी चैनल पर, न्यूज में दी गई जानकारियां अप्रामाणिक नहीं होती हैं, अशुद्ध नहीं होती हैं, गलत नहीं होती, वो सारी प्रमाण सहित, तर्क सहित जानकारियां प्रस्तुत की जाती हैं। इसलिए आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? रेडियो प्रसारणम। सी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। भाषा शिक्षक रूपेण अस्माभि व्याकरणस्य ज्ञानम। ये क्या हुआ भाई? चलिए, खैर ध्यान दीजिए। प्रश्न है, भाषा शिक्षक रूपेण अस्माभि व्याकरणस्य ज्ञानम कर्तव्यम। भाषा शिक्षक के रूप में अस्माभि हमारे द्वारा व्याकरण का ज्ञान किया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए या प्रत्यक्ष रूप से? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों के माध्यम से किया जाना चाहिए या विस्तृतम? हमें व्याकरण का ज्ञान विस्तृत रूप से प्राप्त करना चाहिए। तो भाषा शिक्षक के रूप में हमारे द्वारा व्याकरण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। सी विकल्प बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की करते हैं बात। निदानात्मिकायाः परीक्षायाः सफलता। देखिए किसकी बात कर रहा है? निदानात्मक परीक्षा की बात कर रहा है। कह रहा है प्रश्न, निदानात्मिकायाः परीक्षायाः सफलता निम्नलिखिते आश्रिता अस्ति। निदानात्मक परीक्षा की सफलता निम्नलिखित में से आश्रित होती है। काले शिक्षण अधिगमस्य अंतराले च। जो समय पर शिक्षण और अधिगम होता है या उसका जो अंतराल होता है उस पर निर्भर करता है। व्याकरण नियमेश, व्याकरण के नियमों पर जो है निदानात्मक परीक्षा की सफलता निर्भर करती है। या निदानात्मक शिक्षण पाठ्य वस्तुनि च। निदानात्मक शिक्षण और पाठ्य वस्तु पर निदानात्मक परीक्षा की सफलता निर्भर करती है। या अधिगम प्रक्रियायाम दोषाणाम अभिज्ञाने। तो देखिए हमारी जो निदानात्मक परीक्षा होती है, तो निदानात्मक परीक्षा में क्या होता है? तो निदानात्मक परीक्षा में क्या होता है? जो अशुद्धियां होती हैं, जो दोष होते हैं, उन दोषों को खोजना होता है। उन दोषों की क्या की जाती है? खोज की जाती है। दोष खोजे जाते हैं, दोष का कारण खोजा जाता है। किस कारण से दोष उत्पन्न हो रहा है, बच्चा गलती कर रहा है। तो अधिगम प्रक्रियायाम दोषाणाम अभिज्ञाने निदानात्मिकायाः परीक्षायाः सफलता, अर्थात निदानात्मक परीक्षा की सफलता आश्रित होती है किस पर? अधिगम की प्रक्रिया में। अधिगम प्रक्रियायाम का मतलब है अधिगम की प्रक्रिया में। किसमें? अधिगम की प्रक्रिया में। किस प्रक्रिया में? अधिगम की प्रक्रिया में। और अधिगम की प्रक्रिया में दोषाणाम अभिज्ञाने, दोषों को जानना। दोष कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, गलती कहाँ से हो रही, गलती का कारण क्या है, अशुद्धि का कारण क्या है, ये जानना निदानात्मक परीक्षा की सफलता होता है। तो यहां हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण से कक्षायाम। भाषा शिक्षण की कक्षा में, भाषा शिक्षण की कक्षा है और उसमें छात्र आत्मनः प्रथम भाषायाः अधिगमे काठिन्यम अनुभवते। देखिए प्रश्न को समझिए। क्षम्यताम। भाषा शिक्षण से कक्षायाम, भाषा शिक्षण की कक्षा में छात्र जो है आत्मनः प्रथम भाषा। आत्मनः प्रथम भाषा का मतलब है, आत्मनः का मतलब क्या होता है? तो आत्मनः का मतलब होता है अपनी। और प्रथम भाषा क्या है? तो प्रथम भाषा क्या होती है? बच्चे की मातृभाषा। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? बच्चे की अपनी जो मातृभाषा है उसकी बात कर रहा है प्रश्न। कह रहा है कि भाषा शिक्षण से कक्षायाम, भाषा शिक्षण की कक्षा में छात्र आत्मनः प्रथम भाषाया, अपनी मातृभाषा के अधिगमे, अधिगम में किसका अधिगम है?
अधिगम किसका है बोलिए? मातृभाषा का अधिगम है। और मातृभाषा के अधिगम में क्या हो रहा है? काठिन्यम अनुभवति, कठिनाई का अनुभव बच्चा कर रहा है। यतः, क्योंकि बच्चे को कठिनाई का अनुभव क्यों हो रहा है? जबकि भाषा कौन सी? उसकी खुद की मातृभाषा है, जो उसने बचपन से बोलनी सीखी वही मातृभाषा है, वो भी कठिन लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि स्वभाषाम विद्यालय पठनम रुचिकरम न भवति, अपनी भाषा में विद्यालय में पढ़ना लिखना रुचिकर नहीं होता, इसलिए भाषा कठिन लग रही है। नहीं भाई, अपनी भाषा तो रुचिकर होती ही है, ये तो गलत विकल्प है। विद्यालय से भाषा गृह से भाषायाः तुलनायाम औपचारिकी भवति, घर की भाषा मातृभाषा है। जैसे हम लोगों की भाषा कौन सी है? मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम जो हिंदी घर में बोलते हैं वो अलग होती है, और जो विद्यालय में पढ़ते हैं वो अलग होती है हिंदी ही, लेकिन घर की और विद्यालय की हिंदी में अंतर होता है। और जब अंतर है, कहाँ अंतर है? विद्यालय की भाषा में और गृह भाषा में, दोनों में तुलना करने में क्या होता है कि विद्यालय की भाषा औपचारिक होती है, वहां एक नियम होता है, एक व्यवस्था होती है, इसलिए वो भाषा क्या है? अधिगम में कठिन लग रही है। छात्र स्वभाषाम जानाते, बच्चा अपनी भाषा को जानता है, अतः क्या होता है? तस्य विद्यालय पठनम औचित्य पूर्णम न प्रतीयते, इसलिए उस भाषा को विद्यालय में पढ़ना उसको उचित नहीं लगता है। सह विद्यालय स्वभाषाम कठिनाम मनते, वह विद्यालय में अपनी भाषा को कठिन मानता है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। विद्यालय की भाषा गृह की भाषा की तुलना में औपचारिक होती है। घर में तो जैसे बोलना चाहो, चाहे कहो कि मूड पिराते हैं, गोड़ पिराते हैं, लेकिन आप विद्यालय में इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। विद्यालय में आपको बोलना है कि सिर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो वहां एक औपचारिकता निभानी होती, वहां एक व्यवस्था के अंतर्गत हमें भाषा का प्रयोग करना होता है, और घर में किसी व्यवस्था का पालन नहीं करना होता है। इसलिए हमको मातृभाषा भी विद्यालय में क्या प्रतीत होती है? कठिन प्रतीत होती है। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए प्रश्न क्या है? कथा श्रवणेन छात्रः, कथा श्रवण के द्वारा छात्र निम्नलिखित कार्य सहायताम प्राप्नोति। जब बच्चे को क्लास में कहानी सुनाई जाती है, कोई कथा सुनाई जाती है, तो कथा और कहानी सुन करके बच्चा जो है क्या करता है? किस कार्य में सहायता प्राप्त होती है? कहानी और कथा सुन करके, कथा श्रवणेन, कथाओं को सुनने के द्वारा छात्र निम्नलिखित कार्य में सहायताम प्राप्नोति, सहायता प्राप्त करते हैं। किन कार्यों में सहायता प्राप्त करते हैं? अनुशासन पूर्वकम आसने, अनुशासन सहित बैठने में, आसने मतलब बैठने में, अनुशासित होकर के बैठते हैं कहानी सुनते समय। कक्षायाम ध्यान लगने, जब कहानी सुनते हैं तो उनका ध्यान कक्षा में लगता है। या कक्षाया वातावरण आनंदानुभूतो, कक्षा के वातावरण में उनको आनंद की अनुभूति होती है। या तेषाम कल्पना शक्ति विकासे, कहानी सुन करके, कथा सुन करके, कविता सुन करके उनकी कल्पना शक्ति क्या होती है? विकसित होती है। देखिए यहां पर आपका सबसे सही उत्तर जो है वो क्या है? चौथा है। कहानी सुनने के माध्यम से छात्र को किस कार्य में सहायता मिलती है? तेषाम कल्पना शक्ति विकासे, उनकी कल्पना शक्ति में क्या होता है? विकास होता है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्राणाम लेखन योग्यतायाः मूल्यांकनस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति। छात्राणाम का मतलब है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। छात्राणाम का मतलब है छात्रों के, छात्रों की लेखन योग्यता का मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि अस्ति, सर्वोत्तम विधि होती है। जब हमें बच्चों की लेखन योग्यता का, किसका? लेखन योग्यता का क्या करना होता है? तो मूल्यांकन करना होता है। क्या करना होता है बोलिए? मूल्यांकन करना होता है। बच्चे ने कैसा लिखा है, बच्चे के लेखन का मूल्यांकन करते समय हमारी जो सर्वोत्तम विधि है वो क्या है? तो फिर से ध्यान दीजिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है छात्रों की लेखन योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए उत्तम विधि नहीं पूछी जा रही है, ध्यान दीजिएगा, उत्तम विधि नहीं पूछी जा रही है, बल्कि सर्वधन उत्तम सर्वोत्तम विधि। सर्व का मतलब क्या है? सबसे, और उत्तम का मतलब क्या है? उत्तम।
इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो हमारे चार विकल्प हैं, चारों विकल्प कहीं ना कहीं सही होंगे, लेकिन उन चारों में से सबसे उत्तम विकल्प कौन सा है वो हमें चुनना है, क्योंकि ये सर्वोत्तम शब्द हमें बता रहा है कि सारे विकल्प क्या हैं, उत्तम है, लेकिन उन उत्तम विकल्पों में से सबसे उत्तम विकल्प जो है वो हमें बताना है। तो छात्रों की लेखन योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वोत्तम विधि है क्या है? पढ़ते हैं विकल्प को, देखते हैं उत्तर क्या होगा। पाठ्य पुस्तकस्य अध्याय आश्रितानां प्रश्नानां उत्तरदानेन समाधानम। पाठ्य पुस्तक के अध्याय में आए हुए प्रश्नों का उत्तर देने के द्वारा समाधान करना। श्रुतलेखा, देखिए लेखन योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए कहीं ना कहीं श्रुतलेख तो सही विकल्प हो सकता है। स्वानुभवानाम लेखनम, अपने अनुभवों को लिखना, ये विकल्प बहुत उचित नहीं है, लेकिन ये विकल्प आपका उचित है, उत्तम है, सही है। स्वानुभवानाम लेखनम, अपने अनुभवों को लिखना, ये विकल्प भी आपका सही है। सुंदर हस्तलेख से प्रतियोगिता, हम एक सुंदर हस्तलेख की राइटिंग की प्रतियोगिता आयोजित करें, जिसकी राइटिंग सबसे अच्छी होगी उसका लेख अच्छा है, मूल्यांकन हो जाएगा, ये बात भी सही है। लेकिन देखिए श्रुत लेख में हम किताब का अंश बोलते हैं, सुंदर हस्तलेख में भी कहीं ना कहीं किताब के अंश को ही लिखा जाता है, लेकिन अगर बच्चा अपने अनुभव को लिख रहा है, इसका मतलब है कि वो लेखन कौशल में निपुण है, दक्ष है। इसलिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही है। छात्राणाम लेखन योग्यता या मूल्यांकन सर्वोत्तम विधि अस्ति। कौन विधि सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है? तो ये तीनों विधियां उत्तम हैं, लेकिन तीनों में सर्वोत्तम कौन है बोलिए? स्व अनुभवानाम लेखनम। और जब भी लेखन में मूल्यांकन की बात की जाती है, यदि विकल्प आपका क्या है? अनुभव लिखना, अपने भावों को व्यक्त करना, तो अपने भावों को व्यक्त करने की बात जहां होती है वो विकल्प ही आपका क्या होता है? सही होता है। आगे बढ़ते हैं, 25वां प्रश्न आ रहा है, पूर्वम उदाहरण पूर्वकम नियमान शिक्षित्वा। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को समझिएगा, और प्रश्न को समझ लिया तो उत्तर अपने आप मिल जाएगा, उत्तर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, कहां? प्रश्न पर ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न है पूर्वम उदाहरण पूर्वकम। पूर्वम का मतलब है पहले, पूर्वम का मतलब क्या है? पहले। उदाहरण पूर्वकम का मतलब है उदाहरण सहित। क्या है? उदाहरण सहित। क्या किया जा रहा है? नियमान शिक्षित्वा, नियमों को सिखाया जा रहा है। किसको सिखाया जा रहा है? नियमों को सिखाया जाता है। क्या किया जाता है? नियमों को सिखाया जाता है। अब बताइए, जरा ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है पूर्व मतलब पहले, उदाहरण सहित क्या बताया गया बच्चों को? नियम बताया गया। मतलब यह हुआ कि पहले हमने बच्चों को नियम बताया कि संज्ञा किसको कहते हैं, उसके बाद हमने उसके उदाहरण भी दिए। उदाहरण सहित का मतलब है कि उदाहरण सहित क्या बताया गया है? नियम बताया गया है, मतलब नियम बता करके उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तदनु तेषाम अभ्यासः क्रियते, उसके बाद बच्चों को उसी का अभ्यास भी करवाया गया है। पद्धति इयम किम कथ्यते, यह पद्धति क्या कही जाती है? जब हम पहले नियम पढ़ा देते हैं तो ये पद्धति क्या कही जाती है बोलिए? यहां पर उदाहरण पूर्वक नियम सिखाए गए हैं, मतलब नियम बताया गया, फिर उदाहरण बताए गए। और हम जब बात करते हैं नियम से उदाहरण की ओर, किसकी बात करते हैं? नियम से उदाहरण की ओर, तो यह पद्धति क्या कहलाती है? कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? संदर्भानुसार व्याकरण से उपयोगिता नहीं है, संदर्भानुसार व्याकरण से सीमितीकरणम नहीं है, निगमनात्मक विधेय उपयोगिता बिल्कुल सही उत्तर है। सी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है? निगमनात्मक विधि है, जिसको हम लोग निगमन विधि कहते हैं। आगमन में पहले उदाहरण होता है, फिर नियम होता है, लेकिन निगमन में क्या होता है? नियम होता है पहले और उदाहरण होता है बाद में। और प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि उदाहरण पूर्वक नियम सिखाए गए हैं। क्या सिखाए गए हैं? नियम। और नियम कैसे? उदाहरण पूर्वक, मतलब उदाहरण सहित नियम बताए गए हैं। अतः हम पहले नियम बता रहे हैं बच्चों को, उसके बाद उदाहरण बता रहे हैं, फिर हम अभ्यास भी करवा रहे हैं। यह पद्धति क्या कही जाएगी? निगमनात्मक विधेय उपयोगिता। निगमनात्मक पद्धति की उपयोगिता क्या है? यह तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, क्रियाकलापेषु व्याकरण नियमाः। क्रियाकलापेषु व्याकरण नियमाः रुचिकरेण स्पष्टेण विधिना च प्रस्तोतव्याः। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए, क्रियाकलापेशु, क्रियाकलाप में बच्चे जब क्रियाकलाप में व्यस्त हों, मतलब अपनी पढ़ाई के कार्यों में जब बच्चे लीन हों, तो उस समय उनको व्याकरण नियम रुचिकरणेन स्पष्टेन विधिना च प्रस्तोतव्या। क्रियाकलापों में जो भाषा के क्रियाकलाप होते हैं, मतलब भाषा को पढ़ना, भाषा को सुनना, उसका उच्चारण करना, उसको लिखना, उसके नियमों को समझना, उसमें व्याकरण के नियमों को रुचि के द्वारा, स्पष्टता के द्वारा इस विधि से प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब व्याकरण के नियम नीरस होते हैं, लेकिन उनको बड़े रुचिकर तरीके से, स्पष्ट तरीके से बच्चों को क्रियाकलाप के माध्यम से ही सिखाना चाहिए। यतः, क्योंकि इससे क्या होता है, छात्रा आंतरिक संरचना जानियुः। बच्चे जो शब्द होता है, जो भाषा होती है, उसकी आंतरिक संरचना है, वो क्या है, शब्द कैसे बना, वाक्य कैसे बना, वर्ण क्या होता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, ये सारी भाषा की आंतरिक संरचना को जानते हैं बच्चे। किसके द्वारा? व्याकरण के नियमों के द्वारा। इसलिए उनको रुचिकर और स्पष्ट विधि से व्याकरण सिखाना चाहिए। छात्रा संरचना स्मरेयुः, बच्चे भाषा की संरचना को याद करेंगे, स्मरण करेंगे। छात्रा एतद व्याकरण ज्ञानम कुर्युः त्यजेयुः हुआ, छात्र इससे व्याकरण का ज्ञान करेंगे अथवा त्याग देंगे। या छात्रा स्वकार्य से परीक्षणम कुर्युः, व्याकरण का ज्ञान जब बच्चों को होगा तो छात्र इससे अपने कार्य का परीक्षण खुद कर लेंगे। तो देखिए, बच्चे कार्य का परीक्षण करें या ना करें, लेकिन ये जरूर है कि उनको ये पता चलेगा कि भाषा की संरचना क्या है, वर्ण किसको कहते हैं, शब्द किसको कहते हैं, और वाक्य कैसे बनता है। इस संरचना को बच्चे जरूर समझेंगे, इसलिए आपका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। वो अपना मूल्यांकन करें या ना करें, अपना परीक्षण करें या ना करें, लेकिन वो भाषा की संरचना को जरूर समझेंगे। भाषा की छोटी इकाई क्या है, भाषा की बड़ी इकाई क्या है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, ये वो जरूर जानेंगे कि वर्णों से ही क्या बनता है शब्द, और शब्द से ही क्या बनता है वाक्य। इस संरचना को बच्चे जरूर समझ जाएंगे, इसलिए पहला विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न है साहित्य अर्थस्य। जो साहित्य होता है, तो साहित्य में जो शब्द आते हैं, साहित्य में क्या आते हैं, जो शब्द आते हैं, उन शब्दों के, साहित्य में शब्द के अर्थ कितने होते हैं, साहित्य में शब्द के अर्थ कितने होते हैं। तो साहित्य अर्थस्य एकः एव स्तरः अस्ति, साहित्य में अर्थ का एक ही स्तर होता है, दो स्तरों स्तः, या साहित्य में किसी भी शब्द के अर्थ दो स्तर के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। त्रयः स्तराः सन्ति, या अर्थ तीन प्रकार के होते हैं, या बहवः स्तराः सन्ति, बहुत सारे स्तर होते हैं। तो साहित्य में अर्थ के स्तर कितने होते हैं? एक स्तर होता है, दो स्तर होते हैं, तीन स्तर होते हैं, या बहुत सारे स्तर होते हैं। इसका अगर देखा जाए सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहवः स्तराः सन्ति। साहित्य में हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार किसी भी वाक्य का, किसी भी संदर्भ का अर्थ निकालता है। जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, कागद ही पर जान गंवायो। अब देखिए, कागद ही पर जान गंवायो, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर ये एक वाक्य लिखा है, और इसको जितने लोग पढ़ते हैं, अध्यापक पढ़ता है तो अलग अर्थ निकालता है, वकील पढ़ता है तो अलग अर्थ निकालता है, जो पढ़ता है वो अपना अलग अर्थ निकालता है। मतलब हम कह सकते हैं इसका एक अर्थ नहीं है, दो अर्थ नहीं, तीन नहीं, इसके कितने अर्थ हैं? बहुत अर्थ हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की कर लेते हैं बात। भाषायाः व्यवहारिकाः पक्षाः, जो भाषा का व्यावहारिक पक्ष होता है, कौन सा पक्ष? व्यावहारिक पक्ष जो होता है, तो भाषा का व्यावहारिक पक्ष जो होता है, भाषा शिक्षण से प्रोन्नति प्राप्तवन्तः, वह भाषा शिक्षण की प्रोन्नति को प्राप्त होता है। किस शिक्षण की? वार्तालाप पक्षेण, या संरचनात्मक पक्षेण, या निर्माणात्मक पक्षेण, या पारंपरिक पक्षेण। देखिए, ध्यान दीजिए, भाषा के किस पक्ष की बात की जा रही है? व्यावहारिक पक्ष की। मतलब भाषा में हमारा व्यवहार कैसा है, और आप जानते हैं व्यवहार किसको कहा जाता है?
हम जो भाषा सीख रहे हैं विद्यालय में, उस भाषा को हम अपने व्यवहार में उतारें। मतलब ये है कि हम अपने दैनिक कार्यों में उसका प्रयोग करें। अब अगर हम अपने व्यवहार में उतार रहे हैं, मतलब हम अपने दैनिक कार्यों में उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, दैनिक कार्य में भाषा का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है। हम सब्जी वाले के पास गए, अभी इसी से संबंधित हम पिछला एक प्रश्न देख चुके हैं। हम सब्जी वाले के पास गए तो सब्जी वाले से हम उसी भाषा में बात कर रहे हैं। हम मेडिकल स्टोर पर गए तो दवाई वाले अंकल से उसी भाषा में बात कर रहे हैं। हम डॉक्टर के पास गए तो उनसे हम उसी भाषा में बात कर रहे हैं। हम किसी रिक्शे पर जा रहे हैं, रिक्शे वाले से हम किराए के संबंध में उसी भाषा में बात कर रहे हैं। हमारे घर कोई आ गया मेहमान, बुआ जी हैं, मौसी जी हैं, मामा जी हैं, नाना जी हैं, कोई आ गया, उनसे भी हम उसी भाषा में बातचीत कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, उस भाषा का है व्यवहार। मतलब दैनिक कार्य में हम उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम अपने इष्ट मित्रों से, अपने परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदारों से, मेडिकल वाले से, सब्जी वाले से, दूध वाले से, रिक्शे वाले से उसी भाषा का व्यवहार कर रहे हैं, उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भाषा का क्या है, व्यावहारिक पक्ष। और व्यावहारिक पक्ष में भाषा शिक्षण की प्रोन्नति प्राप्त होती है किसके माध्यम से, वार्तालाप पक्षेण। देखिए, हम जो भी भाषा सीखने जा रहे हैं, हम जितना अधिक से अधिक उस भाषा में वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, वह भाषा हमारी उतनी ही मजबूत होगी। आपको पता है, अंग्रेजी मीडियम जो स्कूल होते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल होते हैं, उसमें बच्चे को भाषा का व्याकरण पता हो या ना पता हो, लेकिन बच्चे को एक ऐसा माहौल दिया जाता है कि बच्चा अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में उसी भाषा में बातचीत करेगा, वो मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेगा। और इसका एक हमको परिणाम ये देखने को मिलता है कि बच्चा व्याकरण भले ना जानता हो, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना जरूर जान जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने वार्तालाप में उसने सम्मिलित कर लिया, अपने व्यवहार में उतार लिया। तो भाषा या व्यावहारिका पक्ष भाषा शिक्षण से, भाषा का व्यावहारिक पक्ष भाषा शिक्षण के वार्तालाप पक्ष के द्वारा प्रोन्नति को प्राप्त होता है। हमारी भाषा किससे प्रोन्नत होगी? प्रोन्नत का मतलब है विकसित होना, प्रोन्नत का मतलब है विकसित होना। और कैसे विकसित होगी? वार्तालाप के द्वारा। किसके द्वारा? वार्तालाप के द्वारा। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षायाम साहित्यिक पाठ्य सामग्र्याः। भाषा कक्षायाम, भाषा कक्षायाम मतलब भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्र्याः, साहित्यिक पाठ्य सामग्री के द्वारा पाठनाय पढ़ने के लिए, अधिगमाय सीखने के लिए, प्रयोगः कर्तुम शक्यते प्रयोग कर सकते हैं। अब ये रिक्त स्थान जो है इसको भरना है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न को फिर से पढ़िए। भाषा कक्षायाम, भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्र्याः, साहित्य की पाठ्य सामग्री के द्वारा क्या होगा? पाठनाय अधिगमाय च प्रयोगः कर्तुम शक्यते, पढ़ने के लिए और अधिगम के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। किसका? भाषा कार्याणाम नव शब्द भंडारस्य च, भाषा कार्यों का और नवीन नवीन शब्दों के भंडार का, नए नए शब्दों का भंडार हमें प्राप्त होगा। नए नए शब्द हमको देखने को मिलेंगे, नए नए शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। किसमें? पढ़ने में और अधिगम में। या नियमानाम पुनः निर्माणस्य, नियम का हम पुनः निर्माण कर सकते हैं। अधिगम में दुर्बलता नाम, अधिगम में जो हमारी दुर्बलताएं हैं, जो हमारी कमियां हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं भाषा को पढ़ने में और सीखने में। या उच्चारण विकास से, उच्चारण के विकास का हम पढ़ने में और सीखने में साहित्य की सामग्री में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपका जो सही उत्तर है, भाषा कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के द्वारा पाठनाय अधिगमाय च, पढ़ने और अधिगम के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। किसका? भाषा कार्याणाम नव शब्द भंडारस्य च। देखिए, हम जब साहित्य पढ़ते हैं तो हमको ढेर सारे नए नए शब्द मिलते हैं, और साहित्य में जो नवीन शब्द मिलते हैं उनको हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उनको हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं। तो इसलिए हमारा सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? व्याकरण से अध्यापन विषय, व्याकरण का अध्यापन करने के विषय में किम कथनम सत्यम अस्ति, कौन सा कथन सत्य है? व्याकरण का अध्यापन करने के विषय में, मतलब हम व्याकरण को पढ़ा रहे हैं और व्याकरण को पढ़ाने के विषय में कौन सा कथन सत्य है?
तो अध्यापकैः स्वव्याकरण ज्ञानम वर्धितव्यम, अध्यापक को पहले अपने खुद के व्याकरण का ज्ञान बढ़ा लेना चाहिए, तब बच्चे को पढ़ाना चाहिए। व्याकरणम पृथक विषय रूपेण पाठेतव्यम, व्याकरण को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए। व्याकरणम संदर्भानुसारम पाठेतव्यम, बच्चों को व्याकरण संदर्भ के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। अपनी विद्वता का परिचय ना दीजिए, बल्कि जितना उनके लिए आवश्यक है, जितना उनके संदर्भ के अनुसार उपयुक्त है, उतना ही व्याकरण पढ़ाना चाहिए। जीवनस्य प्रत्येकम क्षेत्रे अध्यापकेन व्याकरणस्य निर्माणम कर्तव्यम, बच्चे के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अध्यापक के द्वारा व्याकरण का निर्माण करना चाहिए। प्रश्न को एक बार समझ लेते हैं पुनः। व्याकरणस्य अध्यापन विषय, व्याकरण का अध्यापन करने के संदर्भ में, अध्यापन करने के विषय में, अर्थात जब हम व्याकरण पढ़ाएं तो व्याकरण को पढ़ाने के संदर्भ में किम कथनम सत्यम अस्ति, कौन सा कथन सत्य है। बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एनसीएफ कहता है कि व्याकरण हमें संदर्भ के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट उत्तर आपके सामने है सी विकल्प में। व्याकरण हमें कैसे पढ़ना चाहिए? संदर्भ के अनुसार ही। हमारे स्तर के अनुसार जितना हमारे लिए आवश्यक है हमें उतना ही व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्यर्थ में व्याकरण के नीरस नियमों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर हम केवल बच्चों को संज्ञा की परिभाषा बताते हैं, और वो भी इतनी कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, है ना, लखनऊ हो गया, बहुत सारे नदी हैं, पहाड़ हैं, ये सब उदाहरण हो गए। हम कभी भी उनको अनावश्यक तरीके से ये नहीं बताते हैं प्राइमरी स्तर पर कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, ये भेद होते हैं। हम उनको व्याकरण सरल तरीके से उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनके संदर्भ के अनुसार जितना आवश्यक है उतना बता देते हैं। अनावश्यक तरीके से अपनी विद्वता का परिचय देते हुए उनको हम भेद प्रभेद नहीं बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अध्यापन के विषय में, व्याकरण के अध्यापन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? व्याकरण को संदर्भ के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। अनावश्यक व्याकरण के नीरस नियमों को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, और शायद ये तीसवां प्रश्न था। 15 प्रश्न अपठित के हम लोगों ने पिछली क्लास में देखे, 15 प्रश्न पेडागॉजी के इस क्लास में देखे, और इस तरह से ये हमारा 20 दिसंबर, ठीक है, 20 दिसंबर, और सन कौन सा है? तो सन है 2021। 20 दिसंबर 2021 का ये प्रीवियस ईयर का सीटेट के द्वारा पूछा गया पेपर था, जिसको हम लोगों ने जो है हल किया। अपठित के भी प्रश्न हल किए, अपठित का हम लोगों ने भावार्थ भी समझा, पेडागॉजी पर आधारित प्रश्नों को भी हमने समझा, उनके सही उत्तर को हमने चुना और लिखा। तो ये श्रृंखला जो हमारी है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। अगर आप पूरे मनोयोग के साथ इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा, वो चाहे पेडागॉजी का हो या अपठित का हो, जो अनछुआ रह जाए। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बड़ी सफल साबित होने वाली एक श्रृंखला है, जो लेकर हम लोग उपस्थित हो रहे हैं आपके लिए, और ये आपके लिए ही है, इसलिए आपका सहयोग जरूरी है। अतः आप इस श्रृंखला को देखते रहें, इसमें हमारे साथ सहयोग करें, बने रहें, और अपने इष्ट मित्र को भी जोड़ने का प्रयास करें। तो ये श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों के साथ उपस्थित होते रहेंगे। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और हमारे साथ आज अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।